हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ चुकी हूँ एक न्यू वर्जन वन शॉट फैन फिक्शन लेकर, जिसका नाम है ओह माय जूलियट। इस फैन फिक्शन में हम एक ऐसी वुलान वांगची को देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, इतना ज़्यादा रोमांटिक कि उसका बस चले तो वो अपने पार्टनर के लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आए। वही दूसरी तरफ वी वूशा, जो वांगी से बिल्कुल ऑपोजिट एंटी रोमांटिक पर्सन है, जिसे अपने काम के अलावा और कुछ नहीं देखता, बिल्कुल वर्कaholic टाइप का। तो देखते हैं कि कैसे इन दोनों की केमिस्ट्री काम करती है। तो चलिए हम अपने फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। लान वांगजी अपनी उसी क्यूट से पिंक कलर का एप्रन को पहनते हुए अपने हाथ में कॉफ़ी बीन्स को पकड़ते हुए उसे रोस्ट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। उसके फेस में एक बहुत क्यूट सी स्माइल थी और वो बस उस कॉफ़ी बीन को रोस्ट करते हुए अपने मन में सोचे जा रहा था कि आज वो क्या क्या करेगा, कैसे वो अपने क्यूट से हस्बैंड को इम्प्रेस करेगा। हाँ, उसका हस्बैंड थोड़ा रूड है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही रूड लगता है, थोड़ा कोल्ड है, थोड़ा एरोगेंट है, उसे इग्नोर करने की मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करता है एंड वर्कaholic है। लेकिन कोई बात नहीं, वांगजी भी कम नहीं है। वो अपने हस्बैंड का दिल जीत के ही रहेगा। आज उन दोनों का एनिवर्सरी है एंड वांगजी के दिमाग में अभी बहुत सारे प्लान्स घूम रहे हैं, जिसे उसे विंग के साथ मिलकर फुलफिल करना है। वांगजी खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा है कि उसने इस इंसान के साथ पूरा 1 साल बिता दिया एंड अभी उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रहे थे सारी चीज़ों को सोचते हुए। हाँ, ये इंसान थोड़ा तो रूड है, लेकिन कोई बात नहीं, वांगजी भी बहुत रोमांटिक है और वो अपने रोमांटिसाइज्ड बिहेवियर से विंग को पिघला देगा ही देगा। ऐसा सोचते हुए वो उस टोस्ट को टोस्टर से निकालता है एंड प्लेट में सर्व करने लगता है। उसने ऑमलेट, टोस्ट एंड कॉफ़ी रेडी किया था। वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई कि सुबह-सुबह उन दोनों को ब्रेकफ़ास्ट करके ऑफ़िस के लिए भी जाना था। वांगजी ने विंग से सोच लिया था कि वो विंग को बोल देगा कि उसे जल्दी-जल्दी छुट्टी करना पड़ेगा, क्योंकि वो लंच एक साथ करेंगे, उसके बाद शाम को डेट पे निकलेंगे, उसके बाद रात में एक अच्छा-सा क्यूट सा डिनर प्लान करेगा। लेकिन अभी तक उसने विंग को इस बारे में कुछ नहीं बोला। सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन विंग का कोई अता-पता नहीं है। वांगजी अपनी घड़ी को देखते हुए सोचता है कि अरे! ये विंग कहाँ रहेगा? वांगजी अपने एप्रन को निकालते हुए अपनी शर्ट को ठीक करता है। उसने अपनी शर्ट एंड ऑलमोस्ट ड्रेस अप करके रखा था, बस उसे अपना कोट लेना था, बैग लेना था, ऑफिस के लिए खा पी के निकल जाना था। इसी वजह से वो अपने एप्रन को निकालते हुए सोचता है कि वो अभी रूम में जाएगा और विंग को बुला लेगा। तभी उसे अपने मेन रूम से विंग निकलता हुआ दिखता है, जो अभी भी कॉल पे बिजी था। वो कॉल में किसी से बात कर रहा था और शायद किसी को ऑर्डर दे रहा था। बोर्ड की मीटिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। इस साल जितने भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए बोला था, तुमने करके रखा है? हाँ, मुझे सारी फंडिंग की रिपोर्ट चाहिए। मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने टेबल पे चाहिए। ऐसा कहते हुए वो कॉल को कट करता है और वांगची के पास पहुंचते हुए वांगची की तरफ बिना देखे वो उस कॉफ़ी मग को उठा लेता है और खड़े-खड़े पीने लगता है। जो देखते ही वांगची एक शाय करता है और अपने मन में सोचता है, ये इंसान कभी सुधरने नहीं वाला। इतना काम कौन करता है? वांगची भी काम करता है। अलग बात है कि वांगची का पोस्ट विंग से नीचे है, लेकिन वांगची भी बहुत मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, वो अपनी जान दे देता है। लेकिन विंग तो थोड़ा ज़्यादा ही करता है, मतलब आई डोंट नो। तभी वांगजी अपनी ब्रेन से सारे थॉट को झटकता है और विंग के कंधे को पकड़ते हुए उस चेयर को पुल करता है और विंग को बैठाते हुए कहता है, आह रिलैक्स, सुबह-सुबह तुम्हारे कंधे बिल्कुल स्टिफ हो चुके हैं। ऐसा कहते हुए वो विंग के कंधों को दबाने लगा। वांगजी की सडन स्वीटनेस देखकर विंग हैरान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये वो विंग की डेली रूटीन में आता है। विंग शाय करता है और अपनी कॉफ़ी को पीते हुए अपनी फ़ोन की तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी विंग की फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ पे वो ईमेल्स चेक करने लग गया था। आह सीरियसली? नो गुड मॉर्निंग? अरे उनकी सालगिरह है, विंग को कुछ तो बोलना चाहिए कि ऐसा कि अभी चलो आज बाहर चलते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, डेट पे जाते हैं। लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं। वांगजी को लिटरली थोड़ा-सा अननॉय फील होता है, बट ओके। वांगजी मीन्स वांगजी। वो विंग की तरफ, विंग की फेस की तरफ झुकते हुए कहता है, विंग आज याद तो है ना तुम्हें कि आज क्या है? विंग बिना वांगजी की तरफ देखे ही अपने न्यूट्रल टोन में कहता है, क्या है? तभी वांगजी अपने आईब्रो को लिफ्ट करते हुए विंग की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो श्योरिटी लेना चाहता हो कि सच में विंग को याद नहीं? सीरियसली? आज उनका सालगिरह है। आह! ये विंग कभी वर्क के लिए रिगार्डिंग कोई चीज़ तो विंग नहीं भूलता, और सालगिरह कैसे भूल सकता है? वांगजी अपने उसी एक आईब्रो को लिफ्ट किए हुए विंग को ताड़े जा रहा था। और विंग को जब महसूस होता है कि उसकी फेस के सामने कोई लिटरली उसे आमने-सामने घूर रहा है, तो विंग फाइनली अपने आँखों को वांगजी की तरफ करता है, जो विंग को ही ताड़े जा रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी की तरफ अपनी आईब्रोज़ को कुचलाते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी वांगजी विंग के शोल्डर से अपने हाथ को हटाता है और उसी विंग के पास वाले चेयर को पुल करते विंग के सामने बैठते हुए कहता है, क्या तुम सच में भूल चुके हो कि आज क्या है? सीरियसली? ऐसे कहते हुए वो विंग के फेस को पकड़ता है और उसे इधर-उधर घुमाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? बीमार तो नहीं हो ना? ऐसे कहते हुए वो विंग को चेक करने लगा। तभी वांगजी के हाथ को पछाड़ते हुए विंग कहता है, क्या कर रहे हो?
विंग का ऐसा रिएक्शन देख के वांग जी फाइनली कंफर्म्ड हो चुका था कि विंग को सच में याद नहीं कि आज क्या है। वांग जी विंग की तरफ डिसबिलीव से देख रहा था, लिटरली डिसबिलीव से देख रहा था, और वांग जी के फेस का वो हैरान परेशान लुक विंग को भी समझ रहा था। विंग अपने मन में ही सोचता है क्या है आज। विंग अपनी चारों तरफ नोटिस करता है। वांग जी ने आज उसका फेवरेट शर्ट पहना हुआ था, फेवरेट ब्रांड का शर्ट पहना हुआ था। उसके टेबल पे खुद ब्रेकफास्ट सजाए हुए थे, जहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं था, ऑमलेट था, टोस्ट था एंड कॉफ़ी था। लेकिन एक चीज़ अलग था, उनके फ्लावर वास में न्यू रेड रोज़ रखा हुआ था। उसके टोस्ट में हार्ट शेप बना हुआ था और ऑमलेट भी हार्ट शेप का बना हुआ था, जहाँ पे विंग का फेवरेट पिंक सॉल्ट डाला हुआ था। विंग वांग जी यूजुअली ब्लैक पेपर डालता है, लेकिन आज उसने पिंक सॉल्ट डाला हुआ था। विंग अपनी चारों तरफ की चीज़ों को नोटिस करता है और अपने दिमाग में ज़ोर डालने की कोशिश करता है कि आज क्या है, क्या हो सकता है जिस वजह से आज उसे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। वैसे तो स्पेशल ट्रीटमेंट उसे हर वक्त मिलता रहता है, लेकिन आज तो कुछ अलग है। वांग जी से पूछ रहे हैं मतलब कुछ तो अलग है। विंग बार बार अपनी चारों तरफ देखने की कोशिश करता है। देन उसे याद आता है कि हाँ, आज स्पेशल डे तो है। आज उसने इस इंसान के साथ, इस सिर खाने वाले इंसान के साथ पूरा 1 साल बिता दिया है, और इसी वजह से ये इंसान अभी सुबह-सुबह विंग के सिर के ऊपर चढ़ के नाचने लगा है और लिटरली तांडव करना शुरू कर दिया कि विंग कैसे बोल सकते हो तुम? और उनकी इस डिसबिलीव एक्सप्रेशन के साथ विंग को अपनी गलती रियलाइज़ होता है और वो अपनी फ़ोन को अपनी साइड में रखता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना कि मैं भूल गया था, लेकिन ओके, हैप्पी एनिवर्सरी। ऐसा कहते हुए वो अपनी कॉफ़ी के मग से अपनी कॉफ़ी का सिप ले लेता है। वांग जी हक्का-बक्का होके विंग को देख रहा था। हैप्पी एनिवर्सरी? इतना रूखा-सूखा तो एक ब्रेड भी नहीं होता जितना रूखा-सूखा विंग का ये एनिवर्सरी सुनने को लगा वांग जी को। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ, एनिवर्सरी। क्या तुम भूल चुके थे? तो विंग अपने सिर को धीरे से सच बोलते हुए नोट करते हुए कहता, मैं भूल चुका था, बट मुझे याद आ गया, थैंक यू। ऐसा कहते हुए वो अपनी कॉफ़ी को फिनिश करता है, अपने टोस्ट को मुँह में लेता है और अपनी कोट एंड बैग को पिक करते हुए कहता है, ठीक है, रात को मिलते हैं। जो सुनते ही वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, रात को मिलते हैं का क्या मतलब है? मैंने बहुत सारे प्लान सोच के रखे हैं, हमें आज बहुत कुछ करना है और तुम बोल रहे हो कि रात को मिलता है? हाँ, सीरियसली विंग? नहीं, तुम्हें मेरी सारी बातें सुनना पड़ेगा। मैं रोज़-रोज़ बहुत ज़्यादा तंग हो चुका हूँ तुम्हारी ऐसे रूखा-सूखा बिहेवियर से। लेकिन आज नहीं, मुझे अपनी सारे विशेज़ फुलफ़िल करना है और तुम्हें मुझे इस सारी चीज़ों में साथ देना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ एक ज़िद्दी बच्चे की तरह देखने लगा, जैसे कि वो कोई 5 साल का बच्चा हो जो विंग के सामने ज़िद कर रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी, समझने की कोशिश करो। हम बच्चे थोड़ी है कि इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करके अपना टाइम वेस्ट करें। वैसे भी हमें पता है ना कि कंपनी की हालत कितनी ख़राब है। अगर मैं अभी इन कंपनी को छोड़ के इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने लग गया, तो फिर हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज़ का क्या होगा? वो लोग भी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और हम अपनी ऐसे सिली सी रीज़न के लिए छुट्टी नहीं। तभी वांग जी विंग के सामने खड़ा होता है और विंग की लिप्स पे अपने फिंगर रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा कोई बात नहीं सुन सकता। आज तुम्हें मेरी बात सुनना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ऑफ़िस जाने के लिए नहीं रोकूँगा। तुम कंपनी में ऑफ़ कोर्स जाओगे, लेकिन हाफ डे के लिए। उसके बाद हम लंच बाहर करेंगे, उसके बाद हम डेट पे जाएँगे, उसके बाद हम दोनों का फ़ेवरेट कैंडल लाइट डिनर के लिए हमारा फ़ेवरेट रेस्टोरेंट चलेंगे। ऐसा कहते हुए वो विंग के फेस के करीब आता है और विंग की गालों पे किस करते हुए 1 सेकंड के अंदर अपने बैग और कोट को पिक करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओके, लंच टाइम में मिलते हैं। ऐसा कहते हुए वो विंग को फ्लाइंग किस देते हुए वहाँ से भाग जाता है। विंग हक्का-बक्का होके वहाँ पे ही रुक जाता है, क्योंकि उसे 1 सेकंड के लिए समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया? ये पहली बार नहीं था कि वांग जी ऐसे क्लमज़ी हरकतें कर रहा था, उसे किस कर रहा था, उसे ऐसे फ्लाइंग किस दे रहा था और ऐसे चीज़ें लाइन से बोल रहा था, लेकिन ये बहुत सडन था। विंग तुरंत अपनी गाल पे हाथ रखता है और अपने आप को शॉक से निकालता है, क्योंकि उसके गाल और कान रेड हो चुके थे। हाँ, वांग जी ऐसे क्लिंजी हरकतें करता था, लेकिन इससे विंग को बहुत ज़्यादा शाय फ़ील हो रहा था होता था। वो अपने बैग को लेता है और बिना कुछ सोचे-समझे उस रूम से निकल जाता है, क्योंकि जो वो जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा उतना ज़्यादा उसके दिमाग खराब होता जाएगा और वो अभी अपना दिमाग खराब नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग भी अटेंड करना है। इसी वजह से विंग ज़्यादा सोचे-समझे ही अपने बैग को लेकर लेता है और अपने घर से निकल पड़ता है। उसके दिमाग में अभी भी वांग जी की बातें चल रही थी कि उसे वांग जी के साथ लंच करना है, डेट पे जाना है, डिनर पे जाना है, लेकिन विंग विंग को ये सब पसंद नहीं। वो नहीं पसंद करता है कि वो उसे ऐसे लंच पे जाना पड़े, डिनर पे जाना पड़े, वांग जी के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता कि वो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करे, वो चाहता है कि वो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बेफ़ालतू में अपनी इतने सारे टाइम वेस्ट कर दे। उसके पास बहुत सारे काम हैं जिसे उसे कंप्लीट करना है। अभी उनका कंपनी स्ट्रगल कर रहा है और वांग जी को समझना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, वांग जी नहीं समझने वाला। वो ज़िद पर अड़ चुका है और उसे आज विंग का टाइम चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से विंग को नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल तो वो अपने काम पे फ़ोकस करना चाहता है। जितना टाइम है उसके बाद तब तक तो वो अपने काम पे फ़ोकस करना चाहता है। उसके बाद अगर थोड़ा-सा टाइम बच गया तो शायद वो वांग जी के साथ सेलिब्रेट कर ले। विंग कार के पास पहुँचा ही था और वो अपने हाथों से कार का डोर ओपन करने ही वाला था, तभी वांग जी पता नहीं कहाँ से टपक पड़ता है और विंग के लिए उसका कार का डोर ओपन कर देता है। जो देख के विंग पहले तो शॉक हो जाता है, उसके बाद वो वांग जी की तरफ घूरने लगता है कि तुम कहाँ से आ गए? तभी वांग जी एक स्मिक करता है और विंग को अंदर जाने के लिए उसे प्लीज़ करता है।
विंग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। हाँ, वो शॉक तो था, लेकिन अभी उसको पता है कि वांग जी सुबह से ही बड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा है। ये विंग के लिए अजीब तो नहीं था, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही क्लमज़ी है वांग जी विंग के लिए। विंग ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और अपनी सीट में बैठ जाता है और सीट बेल्ट पहन लेता है। वो अपने फ़ोन को ओपन कर लिया था और फ़ोन में कुछ देखने लग गया था, तभी वांग जी अपनी ड्राइविंग सीट में बैठता है और विंग जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था, उसका वांग जी की तरफ देखने का वेट करने लगता है। वांग जी ने अभी भी कार स्टार्ट नहीं किया था और वो अपने हाथ को अपने स्टीयरिंग व्हील के सामने रखते हुए विंग की तरफ देखे जा रहा था। जैसे कि वो वेट कर रहा है कि विंग को उसकी तरफ देखने का। विंग जब महसूस करता है कि अभी भी कार स्टार्ट नहीं हुआ है, वो वांग जी की तरफ कन्फ्यूज़नली देख रहा है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और पीछे की सीट से एक रेड कलर का बुके विंग के हाथ में थमा देता है। वो बिल्कुल डार्क रेड कलर का रेड रोज़ का बुके था। विंग को डार्क रेड रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड उस रोज़ को देखते ही विंग थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो जाता है। हाँ, उसे अच्छा तो लगता है, क्योंकि सरप्राइज़ किसे पसंद नहीं आता, और विंग को तो रेड रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद था। वो उस बुके की तरफ देख रहा था, तभी वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, दिस इज़ फॉर यू माय जूलियट। ऐसा कहते हुए वो विंग के फेस के करीब आता है और विंग के फोrehead पे किस कर देता है। अ, आह! ये क्या था? विंग सरप्राइज़िंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है, तभी वो एक ऑकवर्ड सा स्माइल करता है और उस रेड रोज़ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, बट आई डोंट नो, मैंने कोई सरप्राइज़ प्लान नहीं किया है। और तभी वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए सारी सरप्राइज़ प्लान करने के लिए। ऐसा कहते हुए वो एक आँख मार देता है और फाइनली कार को स्टार्ट करता है। विंग को लिटरली अभी थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील हो रहा था, क्योंकि विंग के लिए ये सारी चीज़ें सच में ऑकवर्ड है, क्योंकि विंग बहुत ही स्टिफ पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड रोमांस के नाम पे उसे कुछ नहीं आता है। लेकिन वांग जी विंग से बिल्कुल ऑपोज़िट है। इस वज़ह से वांग जी कभी-कभार वांग जी के ये सारे बिहेवियर से, उसके क्लिंजीनेस एंड ओवर रोमांटिक होने से विंग को बड़ा ही ऑकवर्ड फ़ील होता था, उसे बड़ा अजीब फ़ील होता था। लेकिन शायद इट्स ओके, विंग को आदत हो जाएगी, उसने 1 साल तो झेल लिया है ना। विंग उस रोज़ को अपनी बैक सीट में रखता है, ध्यान से रखता है, ताकि वांग जी को फ़ील ना हो कि विंग को सीरियसली ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है। वैसे तो वांग जी को फ़ील हो चुका था, लेकिन वांग जी को कोई मैटर नहीं करता, वो तो अभी बस अपने प्यार विंग को दिखाने में बिज़ी है। और फिर से अपने फ़ोन को उठाते हुए अपना काम शुरू कर देता है, अपनी ईमेल्स का रिप्लाई देना शुरू कर देता है और अपनी सारी ईमेल्स को रीड करना शुरू कर देता है। वहीं वांग जी तो अपनी धुन में था, उसने एक बहुत से क्यूट से रोमांटिक सा गाना लगा लिया था और अपनी ही मधुन में गाना गाते हुए ड्राइव कर रहा था। आज मेरी मूड की तरह मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना माय जूलियट? ऐसा कहते हुए वो अपनी एक हाथ से विंग के बालों को रफ़ल कर देता है। विंग तो अपने ही ख़्याल में था, लेकिन वांग जी की सडनली ऐसे गाना गाते हुए उसके बालों को टच करना विंग को थोड़ा-सा अजीब लगता है। वो वांग जी के हाथ को हटाते हुए कहता है, मेरे रिहर्सल ख़राब हो जाएँगे, मुझे ऑफ़िस जाना है। वांग जी एक स्माइल करता है और हँसते हुए कहता है, हाँ, हाँ, पता है। ऐसा कहते हुए वो अपनी कार की स्पीड को थोड़ा-सा बढ़ा देता है, क्योंकि वो लोग सच में लेट होने वाले हैं एंड विंग सच में अगर लेट हो गया तो शायद विंग आगे का प्लान कैंसल ही करना कर दे। इस वज़ह से वांग जी थोड़ा-सा रश करता है। फाइनली इतने 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 सारी चीज़ों के बाद फाइनली वो दोनों कंपनी में पहुँचते हैं एंड कंपनी में पहुँचने के साथ ही विंग अपनी सीट बेल्ट को ओपन करता है, बिना वांग जी की तरफ देखे ही अपने बैग को फ़ोन को लेता है और फटाफट अपने फ्लोर के लिए निकल पड़ता है। वांग जी शायद कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही विंग निकल चुका था। वांग जी पीछे से विंग की तरफ देखता है और एक ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहता है, इसके पास तो मुझे बाय बोलने का भी टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, हम दोनों सेम कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में एक-दूसरे के साथ टकराते जाएँगे और अगर ना भी टकराए, मैं तो हूँ ना टकराने के लिए। ऐसा कहते हुए वो एक चीज़ी सा स्माइल करता है और अपनी कार को पार्क करते हुए उछलते-कूदते अपने फ्लोर के लिए निकल पड़ता है। विंग का फ्लोर वांग का फ्लोर अलग था, क्योंकि विंग इस बड़े से मार्टो कंपनी का सीएफओ था और वांग जी फाइनेंशियल मैनेजर था। जिस वजह से विंग का प्रेशर वांग जी से काफ़ी ज़्यादा था। उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था एंड इसी वजह से शायद विंग इतना ज़्यादा वर्कaholic है। वांग जी अभी अपने फ्लोर पे पहुंच चुका था, जहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड वैनचिंग वेट कर रही थी। वो वांग जी के अंडर काम करती है, वो असिस्टेंट मैनेजर है। वो वांग जी के लिए वेट करते हुए कहता है, तुम इतना लेट कैसे हो सकते हो? पता है ना कि आज बोर्ड मीटिंग है, आज हमें सीएफओ को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तुम इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें कल रात जो काम दिया था तुमने वो कंप्लीट किया ना? ऐसा कहते हुए वो वांग जी को लिटरली डांटने वाली टोन में बोलने लगा। वांग जी बेंची की तरह हैरानी से देखते हुए कहते हैं, हे मैं फाइनेंशियल मैनेजर हूँ, तुम मेरा असिस्टेंट हो, तुम मुझे डांट कैसे सकते हो? बेंचिंग अभी गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। वो अपने फाइल को वांग जी के टेबल में लिटरली ज़ोर से पटकते हुए, इतनी ज़ोर से कि वांग जी खुद भी चौंक उठता है। वो लिटरली फ्लिंच कर उठा था और वो वेंची की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे वेंची की गुस्से से भरी हुई आँखों को देखकर वांग जी 1 मिनट के लिए घबरा जाता है। वो अपनी टोन को ठीक करते हुए, ठीक है, मैंने सब काम कर दिया है, मुझे डाँटना बंद करो और भूलो मत मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी वॉइस को स्टेडी रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हाँ, वो वेंची का सीनियर है, वो इतना ईज़िली अपने जूनियर से डर कैसे सकता है। लेकिन वेंची की वो खा जाने वाली नज़रों को देखकर वांग जी को लिटरली बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। लेकिन वो किसी तरह खुद को सँभालता है और वेंची की आँखों को अवॉइड करते हुए कहता है, मैंने सब कुछ कर लिया है, तुमने अपना काम किया ना? और बाकी लोग? ऐसा कहते हुए अपने एम्प्लॉइज़ की तरफ देखते हुए कहते हैं, इवान, मैंने जो डेटा निकालने के लिए तुम्हें बोला था उस तुमने निकाल लिया? ऐसा कहते हुए वो वेंचिंग को इग्नोर मारते हुए इवान के पास पहुँच जाता है और उसके पास बैठ के ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है। शायद वो वेंचिंग को अब इग्नोर करने लगता है।
वेंचिंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा लेट था। आज उन्हें बहुत जल्दी-जल्दी आना था। हाँ, विंग 1 मिनट के लिए लेट हो सकता था लेकिन वांग जी नहीं हो सकता। वांग जी क्या भूल जाता है कि वो सीएफओ नहीं है। वो अपने हस्बैंड के साथ ताल कैसे मिला सकता है? विंग अपना काम ठीक से कर लेता है लेकिन वांग जी पता नहीं इस वांग जी को हो क्या गया है, वो काम ठीक से क्यों नहीं कर रहा है? वेंचिंग कुछ नहीं जानता लेकिन अभी लिटरली उसे मन कर रहा था कि वो वांग जी का सिर पकड़ ले और खा ले। वांग जी को इस कंपनी में ज्वाइन करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। वो कुछ ही मंथ पहले इस कंपनी में आया था। वो पिछले कंपनी में जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में कुछ तो हो गया था जिस वजह से वांग जी को इस कंपनी में आना पड़ा। वेंचिंग को वांग जी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है लेकिन उसे इतना पता है कि इस कंपनी का सीएफओ का हस्बैंड है लान वांग जी। एंड बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता है कि शायद उसकी वजह से ही वांग जी को ये जॉब मिला है। एंड कंपनी में आते के साथ ही उसे फाइनेंशियल मैनेजर बना दिया गया है। फिलहाल तो अभी सारे लोग अपने-अपने काम में ध्यान देने लगता है। वेंचिंग भी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, अपना काम करने लग जाता है। वांग जी भी अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने इतने दिनों में रेडी किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कलेक्ट करने लगता है और सारे लोग अपने-अपने काम करने लगता है। ऑब्वियसली सारे लोग बिज़ी हो चुके थे अपने आप में। तभी वांग जी को कॉल आता है, उसे बुलाया जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली 2 घंटे बाद वो फाइनली अपने हस्बैंड का चेहरा देख पाएगा। ऑफ़िस में आते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वो अपने हस्बैंड का चेहरा तक नहीं देख पाया। इसी वजह से उसे जब बोला जाता है कि सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स लेके विंग के केबिन पे आए, तभी उसका चेहरा एक स्टार की तरह चमकने लग गया था। वांग जी तुरंत ही अपने हाथ में जितने भी अपने सामने जितने भी फाइल्स थे, जिन्हें उसने फिर से रीचेक कर लिया था, उसको अपने हाथ में पकड़ता है और खुश होते हुए, टहलते हुए अपने हस्बैंड के फ्लोर के लिए निकल पड़ता है। विंग का फ्लोर वांग जी से अलग था। वो लिफ्ट का यूज़ करता है और सबको ग्रीट करते हुए अपने हस्बैंड के फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें विंग की कैबिन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे तहल-पहल मच चुका था। विंग बार-बार अपने असिस्टेंट फैंग शियन को कॉल किया जा रहा था और उसे ये लाओ, वो लाओ, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। पिछले महीने का टोटल फंडिंग का डिटेल पेपर लेके आओ, ये बोल रहा था, वो बोले जा रहा था और फैंग शियन वो तो थक चुका था। अभी तक आधा दिन भी नहीं हुआ था और विंग ने इतनी बुरी तरीके से फैंग शियन को थका दिया था। अभी लिटरली फैंग शियन को रिग्रेट हो रहा था अपने पोस्ट के लिए। इससे अच्छा था वो बस में शैम्पू बेच लेता। लेकिन फिलहाल कोई कंप्लेन, रिग्रेट कुछ भी करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि विंग उसे अभी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। इस वजह से फैंग शियन ज़्यादा बातों को नहीं आगे बढ़ाता और ज़्यादा अपने दिमाग को नहीं चलाता और अपने काम को चुपचाप करने लगता है, चाहे उसे विंग आज कितना ही क्यों ना थका दे। तभी विंग को कुछ रियलाइज़ होता है, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। वो अपनी टेबल के ऊपर रखे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को इधर-उधर करता है। उसके बाद शियांग की तरफ देखते हुए कहता है, "शियांग, पिछले 1 साल से जो फंडिंग हमने लॉस की है, उसका डॉक्यूमेंट डेटा तो यहाँ पे नहीं है। वो कहाँ पर है?" जो सुनते ही शियांग को याद आता है, हाँ, उसने तो मँगवाया है। वो विंग को बोलने ही चाह रहा था, तभी उन लोगों को किसी की लात मार के विंग के केबिन के गेट खोलने की आवाज़ सुनाई देता है। हाँ, किसी ने लात मार के विंग के केबिन का गेट ओपन किया था और वो और कोई नहीं, विंग का स्वीट सा हस्बैंड लान वांगजी था, जो अपनी दोनों हाथों में सारी फाइल्स को संभालते हुए अंदर आ रहा था। उसके हाथ बिज़ी थे, इसी वजह से उसे लात मार के विंग का गेट ओपन करना पड़ा था। विंग और शियान अभी दोनों का ही नज़र वांगजी की तरफ थे, जो उन सारी फाइल्स के ढेरों को संभालते हुए विंग की केबिन की तरफ आ रहा था और विंग की टेबल के सामने आते के साथ ही वो सारी फाइल्स को विंग के टेबल पे लिटरली पटक दिया था, क्योंकि वांगजी ने बहुत ही बचते बचाते हुए इनको लाया था। ये सारे फाइल्स तो वांगजी के हाथ से गिरते-गिरते बचा था। वांगजी अपनी फोrehead से इमेजिनरी स्वॉर्ड को साफ करता है और उसी चेयर पे बैठते हुए अपनी कॉलर को थोड़ा सा ढीला करते हुए कहता है, हाँ, मैं तो थक गया। तभी वो विंग के टेबल में जो पानी का ग्लास रखा हुआ था, उससे पानी पीते हुए अपने आप को रिलैक्स करता है और विंग की तरफ देखकर एक स्वीट सी स्माइल दे देता है, जैसे कि उसने बहुत काम किया है और अभी वो विंग की तरफ अपनी पीटी आई से देख रहा था। शायद विंग को भी उसे देख के थोड़ा सा दया हो जाए। तभी फैंग शियन अपने आप को एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। फाइनली वो विंग से बच पाया। थैंक यू वांग जी, ऐसा कुछ सोचते हुए वो विंग की केबिन से निकल पड़ता है एंड वांग जी अभी भी उसी स्माइल के साथ विंग को देखे जा रहा था। विंग एक शाय करता है और वांग जी के लिए हुए फाइल्स को चेक करने लगता है। वांग जी देखता है कि विंग ने उसे इग्नोर कर दिया है। अरे वांग जी विंग के सामने बैठा हुआ है, लेकिन विंग अभी भी वांग जी को इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, अब तो बहुत हो चुका है। वांग जी अपने हाथ को टेबल पे मारता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। लाइक वो बोलना चाहता हो इनफ। विंग वांग की तरफ देखता है, जैसे कि वो पूछना चाहता हो क्या हुआ। तभी वांग जी अपनी उसी एक्सप्रेशन के साथ टेबल के विंग की तरफ झुकते हुए कहता है, तुम्हें याद है ना कि आज हम साथ में लंच करने वाले हैं, उसके बाद डेट पे जाने वाले हैं, उसके बाद डिनर, कैंडल लाइट डिनर। तभी विंग अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, लंच तो शायद नहीं हो पाएगा। जो सुनते ही वांग जी अपने आईब्रोज को कुचकाते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनने वाला। तभी विंग वांग जी की बातों को काटते हुए कहता है, लंच नहीं हो पाएगा क्योंकि बोर्ड मेंबर का आने का टाइम 1 बजे है। तो आई थिंक हम लोग लंच के टाइम मीटिंग करने वाले हैं, तो लंच तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी का मैं देख सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखते थे। वांग जी जो अभी कुछ बोलने वाला था, शायद ये बोलने वाला था कि तुम्हारा कोई बहाना कोई काम में नहीं आने वाला, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। उसको रियलाइज़ होता कि नहीं, वो अब तो कुछ नहीं कर सकता। बोर्ड मेंबर 1 बजे आने वाला है, मतलब पक्का लंच टाइम। इस बोर्ड मेंबर के पास भी फैमिली नहीं है क्या? इनको पता नहीं है क्या कि फैमिली टाइम में ऐसे मीटिंग नहीं रखना चाहिए? इन्हें कौन समझाए? वांग जी का मुँह सील हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए। इसी वजह से वो अपने दाएँ हाथ को ऊपर उठाता है और विंग को थंब दिखाते हुए कहता है, ठीक है,
लेकिन डेट और डिनर ये दोनों पक्का है। तुमने मेरा दिल पहले ही तोड़ दिया क्योंकि तुम मेरे साथ लंच नहीं कर रहे, बट ओके, मैं तुम्हारा एक एक्सक्यूज़ माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं। बोर्ड मेंबर का चाहते ही तुम मेरे साथ डेट के लिए निकल पड़ोगे। आज मैंने हाफ डे ले लिया है और तुम भी हाफ डे लेना मत भूलना। ऐसा कहते हुए वो विंग की नोज़ पे अपने फिंगर से टैप करता है और वहाँ से चिल्लाते हुए निकल पड़ता है। विंग वांग की तरफ ही देख रहा था। ये इंसान हमेशा ऐसे एनर्जेटिक कैसे रह सकता है? हाँ, जो भी हो, उसे अभी भी काम है। विंग अपने काम पे लगी पड़ता है, लेकिन वांग जी शायद वो आज थोड़ा ज़्यादा ही फ्री है। हाफ डे नहीं, उसने फुल डे का छुट्टी लेके रखा है शायद। इसी वजह से वो बस विंग की कैबिन के आस-पास ही मंडरा रहा था। विंग को ना चाहते हुए भी अपनी कैबिन के बाहर वांग जी का शक्ल दिखने को मिल रहा था। वांग जी का फ्लोर तो नीचे है ना, तो ये इसे बार-बार वांग जी कहाँ से दिख रहा है? विंग खुद भी नहीं जानता। तभी विंग की कैबिन का डोर फिर से ओपन होता है और अपने हाथ में गरम-गरम कॉफ़ी लेते हुए वांग जी विंग की कैबिन में फिर से एंटर कर जाता है। इस बार विंग ने वांग जी को बिल्कुल नहीं बुलाया है। वांग जी खुद आया है उछलते-कूदते। विंग की कैबिन विंग के टेबल के सामने आते ही वांग जी उस कप को विंग के टेबल के पास रखता है और फिर से चेयर पर बैठते हुए अपनी कॉफ़ी का सिप ले लेता है। विंग वांग जी की तरफ अननॉय एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा टेबल नहीं है? लेकिन वांग जी अपने चेयर पे रोल होते हुए कहता है, हाँ, लेकिन उस टेबल पे मेरा जूलियट नहीं बैठा है ना, इसी वजह से मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। इसलिए सोचा क्यों ना मैं तुम्हें कंपनी देने आ जाऊँ। वैसे भी तुम भी तो अकेले बहुत बोर होते हो ना। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ अपनी आईलैशेस को फड़फड़ाते हुए देखने लगा। विंग वांग जी की तरफ अभी भी सेम उसी अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ देखा जा रहा था। तभी विंग अपनी फाइल को बंद करता है और वांग जी की तरफ कोल्डली घूरते हुए कहता है, आई थिंक आज तुम थोड़े ज़्यादा ही फ्री हो। तुम्हें पता है ना कि हमें न्यू प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो अगर तुम इतना ज़्यादा ही फ्री हो तो एक काम करो। ऐसा कहते हुए विंग अपने ड्रॉयर से एक फाइल को निकालता है एंड वांग जी के सामने आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट का फंडिंग डेटा है। तुम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करो, सबको सेपरेट करो, प्रॉफिट एंड लॉस को अलग अलग से कैलकुलेट करो एंड हमारे पिछले साल के जितने भी सारे हमने प्रोजेक्ट मिले हैं, सारे फंडिंग के जितने भी हमें मुनाफा हुआ है, सबके साथ मिलके कैलकुलेट करके बताओ कि हमें इस बार इस प्रोजेक्ट में कितना मुनाफा हो रहा है। इससे पहले विंग अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, वांग जी अपनी चेयर से खड़ा हो चुका था, वो अपनी कप को ले चुका था और विंग की तरफ देखते कहता था, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ आज वो तो मैं तुम्हें कॉफ़ी देने आया था, तुम्हें कॉफ़ी के बिना तुम्हारा दिमाग नहीं खुलता ना, इसी वजह से मैं तुम्हें कॉफ़ी देने आया था। मैं आज बहुत बिजी हूँ, मेरे पास आज बहुत सारे काम है और उन सारे काम को मुझे पहले खत्म करना होगा, उसके बाद मैं कोई नया काम नहीं सकता। वो तो बस मैं तुम्हें एक कप कॉफ़ी के लिए पूछने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने ऑलरेडी कॉफ़ी पी चुके हो, तो तुम्हें कॉफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं अभी चलता हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है और वैसे भी हम तो आज शाम को ही निकल पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पे मिल लेंगे, वहाँ पे बातें कर लेंगे, वहाँ पे प्यार भरी 2 पल बिता लेंगे। अभी के लिए बाय बाय। ऐसा कहते हुए विंग वांग जी एक साथ में अपनी सारी बातों को कंप्लीट करता है और विंग की बातें कंप्लीट होने से पहले वो उस कैबिन से निकल पड़ता है, क्योंकि विंग ने जो काम दिया था वो काम करने में वांग जी को पूरा दिन क्या पूरी रात लग जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होगा। विंग को बहुत अच्छे से पता है कि वांग जी को कैसे फंसाना है और वांग जी अभी विंग के जाल में बिल्कुल नहीं फंस सकता। आज उसका हाफ डे है, तो हाफ डे ही है। वांग जी जल्दबाजी में विंग की कैबिन से निकल पड़ा था, क्योंकि उसे विंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं, पता नहीं कैसे शायद विंग का मन बदल जाए और वो शेर से वांग जी को स्ट्रिक्टली बुला के उसे ये काम सौंप दे, और वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता। इस वजह से वो फटाफट विंग की कैबिन के आस-पास से वैनिश हो जाता है। उसके बाद तो विंग को वांग जी कहीं दिखता भी नहीं। विंग को बहुत अच्छे से पता है कि वांग जी को कैसे भगाना है एंड वो सक्सेसफुल हो भी चुका था। अब विंग थोड़ा-सा रिलैक्स होता है एंड वांग जी के दिया हुआ उस कॉफ़ी कप की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी ने उसके लिए बना के लाया था। वो अभी भी गर्म था। विंग अपने हाथ में उस कप को लेता है और उसका सिप लेता है। बहुत रिलैक्सिंग है। विंग भी आज जल्दी-जल्दी अपने सारे काम को खत्म करने की कोशिश करता है। हाँ, वो छुट्टी तो नहीं ले सकता एंड स्पेशली पता नहीं भगवान ने या फिर इस दुनिया ने ही आज शायद विंग को कम काम चाहिए था, आज शायद विंग को थोड़ा छुट्टी चाहिए था, लेकिन आज ये सारे काम पड़ गए थे, बोर्ड मीटिंग इतने सारे काम एंड विंग को सब कुछ सँभालना पड़ रहा था, क्योंकि वांग जी हाफ डे का छुट्टी ले सकता है, लेकिन विंग नहीं ले सकता एंड इसी वजह से विंग अपने सारे काम को जल्दी-जल्दी फिनिश करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके सामने उसका लंच का डब्बा पड़ा हुआ था, लेकिन विंग ने उसे टच तक नहीं किया था, बिल्कुल अनटच पड़ा हुआ था। विंग के पास टाइम भी नहीं है अपना लंच करने का। हाँ, जो मीटिंग में आने वाला था उनके लिए लंच का डब्बा पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन विंग ने अभी भी उसको टच नहीं किया था। अब हमें 1 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने फ़ोन को हाथ में लिया हुआ था। तभी उसे फैंग शन का आवाज़ सुनाई देता है। उसका असिस्टेंट अंदर आते हुए विंग को इन्फॉर्म कर देता है कि बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं और अभी विंग को मीटिंग हॉल में जाना पड़ेगा। विंग अपने से को नोट कर देता है, उसके बाद अपने फ़ोन को एक लास्ट बार देखकर उसे स्विच ऑफ करके ही अपने ड्रॉयर पे लगता है और सारे डॉक्यूमेंट्स लिखकर बोर्ड मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी अपनी टेबल से खड़ा होता है, अपने ब्लेजर को अपने हाथ में लेता है और बैग में सारे ज़रूरत के सामान पैक करने लगता है और वेंचिंग अपने ऑपोजिट वांग जी के ऑपोजिट टेबल पे बैठी हुई वांग जी को बस घूरे जा रही थी। कोई बोल सकता है कि ये फाइनेंस मैनेजर है? उसका बिहेवियर से तो वेंचिंग को तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाफ डे का वांग जी कभी नहीं सुधरने वाला। वेंचिंग इसी नज़रों से अपनी तिरछी नज़रों से वांग जी को घूरे जा रही थी, लेकिन वांग जी उसको वेंचिंग का क्या परवाह। वो सब की तरफ देखता है, उसके बाद वो अपना फेवरेट एम्प्लॉय आइवन की तरफ देखकर एक चीज़ी सा स्माइल करता है और उसे बाय बोल देता है। उसके बाद सबको बाय बोलते हुए खिलखिलाते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। वांग जी लिफ्ट में पहुँचते ही उसे कुछ याद आता है, जो सोचते के साथ ही वो अपने सिर पे एक चाटा मारता है और याद करता है उसने तो विंग को बोला ही नहीं कि उन्हें कहाँ मीट करना है, वो डेट के लिए कहाँ जाने वाले हैं।
कोई बात नहीं, अभी वो विंग को जाके बता देगा। ऐसा सोचते हुए वो फिर से विंग की फ्लोर के लिए निकल पड़ता है। अभी तो वांग जी का छुट्टी का टाइम भी हो चुका है, तो विंग उसे रोक नहीं सकता कोई काम देकर। ऐसा सोचते हुए वो विंग की फ्लोर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन विंग की फ्लोर में पहुँचते ही वांग जी बाहर से विंग की केबिन की तरफ देखता है, जो बिल्कुल खाली था। विंग के केबिन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, जो देखते के साथ ही वांग जी को रियलाइज़ होता है, ओह! बोर्ड मेंबर आ चुके होंगे, अभी तक तो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट भी हो चुका होगा। वांग जी को नहीं पता कि कितने बज रहे हैं, लेकिन वो हड़बड़ाते हुए बोर्ड मीटिंग रूम की तरफ भागने लगता है, जहाँ पे पहुँचने के साथ ही वांग जी को बाहर ही रोक दिया जाता है। अंदर मीटिंग स्टार्ट हो चुका था, सारे लोग बैठ चुके थे और एक-दूसरे के साथ बातें, फाइल एक्सचेंज एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात चल रही थी कंपनी के। इसी वजह से बाहर ही वांग जी को रोक लिया जाता है। वांग जी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है मीटिंग के वक़्त, विंग तो फ़ोन भी नहीं उठाने वाला। तभी पीछे से फैंगशन, जिसने वांग जी को ऑलरेडी देख लिया था, वो वांग जी पीछे की तरफ आते हुए बोलता है, मिस्टर लान आप? फैंगशन को देखते ही वांग जी फिर से फैंगशन की तरफ बढ़ता है और एक ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहता है, देखो ना ये लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे, मुझे विंग से एक ज़रूरी बात करनी है। जो सुनते ही फैंगशन एक अजीब सी नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर लान मुझे माफ़ करना, लेकिन आप सच में अभी अंदर नहीं जा सकते। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड हम लोग ऐसे ही बीच में उन्हें इंटरप्ट नहीं कर सकते जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो जाए। आप मुझे बता दीजिए, मैं विंग मिस्टर विंग तक आपका मैसेज डिलीवर कर दूँगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कि वांग जी अब फैंगशन को रिक्वेस्ट ना करे। एंड फैंगशन का लुक देख के वांग जी को समझ आ जाता है कि हाँ, वो अभी कोई भी करके विंग से नहीं मिल सकता। तो वो नॉर्मली एक गहरा सा साँस छोड़ता है और फैंगशन की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, लेकिन कोई बात नहीं। तुम बस मीटिंग खत्म होते ही विंग को बोल देना कि वो मीटिंग खत्म होते ही मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे। मैं ऑफ़िस के बाहर उसके लिए इंतज़ार करूँगा। ऐसा कहते हुए वो फैंगशन की तरफ देखकर एक छोटी-सी स्माइल कर देता है। फैंगशन को थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील होता है क्योंकि उसे पता है कि ये विंग का हस्बैंड है, लेकिन ये एक कंपनी है, यहाँ पे सारे लोग एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पे सारे लोग काम करने आता है, यहाँ पे पर्सनल लाइफ़ रिलेटेड कोई भी सिम्पैथी-एम्पैथी नहीं दिखाया जाता। फैंगशन नॉर्मली अपने सिर को नोट कर देता है और वांग जी को बो करता है। वांग जी भी अपने सिर को बो करते हुए कंपनी से निकल पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए। उसने हफ़्ते का छुट्टी तो कर दिया है, लेकिन अभी वो क्या करे? विंग के बिना वो क्या करेगा? ये मीटिंग भी ऐसे टाइम पे होना था क्या? वांग जी अपनी कार में बैठे हुए ऑफ़िस से थोड़ा-सा दूर रोड के साइड में अपनी कार को रोकता है और कार से निकलते हुए वही एक बेंच पे बैठ जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसे कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो अपने फ़ोन को निकालता है एंड अपने फ़ोन में विंग को टेक्स्ट करने लगता है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, मीटिंग खत्म होते ही मेरे पास आ जाना और मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। उसके बाद वो अपने फ़ोन को अपनी जेब में रख देता है और अपने सामने के नज़ारे को देखने लगता है। कार पास हो रही थी, कोई कपल एक-दूसरे के हाथ में हाथ दिए घूम रहे थे। कोई-कोई इंसान था जो जल्दबाज़ी में इधर से उधर जा रहे थे। या डॉग्स थे, कैट्स थे जो अपने मन के मुताबिक चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी एंड वांग जी उन सारी छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहा था। तभी वांग जी की नज़र रोड के साइड में ही एक छोटी-सी फ्लावर शॉप पे जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी और अपने फ्लावर पे पानी छिड़क रही थी। जो देखते के साथ ही वांग जी के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी कोट को लेते हुए चलते हुए उस फ्लावर शॉप के पास जाता है और वहाँ के मौजूद सारे फ्लावर्स को देखने लगता है। उसे एक सनफ्लावर दिखता है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खिला-खिला दिख रहा था। जिसे देखते के साथ ही उसे विंग की याद आती है। विंग का वो गॉर्जियस ब्यूटीफुल फेस, उसका वो हँसता हुआ मासूम सा चेहरा। वांग जी कंटिन्यूअसली उस सनफ्लावर को घूरे जा रहा था। जिसे देखते ही वो ओल्ड लेडी स्माइल करता है एंड उस सनफ्लावर को वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? जो सुनते के साथ ही वांग जी की ध्यान भटकता है और वो उस सनफ्लावर की तरफ देखते हुए अपने सिर को धीरे से नोट कर देता है। उसके बाद वो एक स्माइल करता है और उस ओल्ड लेडी से उस सनफ्लावर का रेट पूछता है। वो ओल्ड लेडी उस सनफ्लावर के साथ कुछ और 2 एक फ्लावर जोड़ के एक क्यूट सा बुके बना देता है वांग जी के लिए। वांग जी पे करता है, तभी वो ओल्ड लेडी हँसते हुए कहता है, आज तुम्हारा पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये सनफ्लावर सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड ये मुझे आज ही मिला है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को वो बुके पकड़ा देता है। वांग जी उस फ्लावर की तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और मेरी पार्टनर इसे देख के सच में बहुत ज़्यादा खुश होगा। वांग जी की इस बात पर वो ओल्ड लेडी स्माइल करती है एंड वांग जी को ब्लेसिंग देती है। हाँ, तुम और तुम्हारा पार्टनर ऐसे ही पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहो। सारे उतार-चढ़ाव में एक दूसरे के साथ कभी ना छोड़ो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखकर स्माइल कर देती है। वांग जी अपने सिर को नोट करता है और फिर से उसी बेंच पे आके बैठ जाता है और विंग का इंतज़ार करने लगता है। टाइम सच में नदी की तरह ही होता है। इसी वजह से सेकंड कब मिनट में और मिनट कब घंटों में बदल जाता है, इसका पता भी नहीं चलता। वांग जी वहीं पे ठाए बैठा हुआ विंग का इंतज़ार कर रहा था। वो बार-बार अपने फ़ोन को चेक कर रहा था। इतने टाइम में उसने विंग को कितने सारे टेक्स्ट मैसेजेस कर लिया था। उसे पता होते हुए भी कि विंग इसे पढ़ नहीं सकता, फिर भी उसने बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस कर लिया था। लाइक, मैंने तुम्हारे लिए एक क्यूट सा गिफ्ट खरीदा है। आज मैं एक ओल्ड लेडी से मिला जो हम दोनों के लिए लॉन्ग लाइफ विशेस कर रहा था। तुम्हें पता है, आज मुझे एक कैट देखा जो बहुत ज़्यादा क्यूट था। आज रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही व्हील लग रहा था। इस रास्ते में चलने में बहुत मज़ा आएगा। कब तुम आने वाले हो? मैं बोर हो रहा हूँ।
ऐसा करते हुए कितने घंटे बीत जाता है वांग जी को भी नहीं पता चलता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोर हो चुका था कि उसने टाइम देखना ही छोड़ दिया। वो अपने पैर को फ़ोल्ड करते हुए वहीं बैठ जाता है और अभी एक कैन की बोतल को ओपन करते हुए उस ड्रिंक को पीने लगता है। अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले थे। चारों तरफ हल्के-हल्के अंधेरे हो चुके थे, स्ट्रीट लाइट्स जल चुके थे और वो ओल्ड लेडी भी वहाँ से निकल चुकी थी। वांग जी को अभी लिटरली बहुत अनोइंग फ़ील हो रहा था। उसे भूख भी लग चुका था। तभी वांग जी फिर से उस फ़ोन को अपने हाथ में लेता है, जहाँ पे टाइम देखते ही वांग जी की आँखें बड़ी हो जाती हैं। 6 बज चुके थे। मतलब शाम हो चुका था। अभी तो डिनर टाइम हो चुका है। वो उसे लगा था कि 4 बजे के अंदर वो ऑफ़िस से निकल आएगा, वो दोनों डेट पे जाएँगे, लेकिन अभी शाम हो चुका है और चारों तरफ अंधेरा-अंधेरा हो चुका है। वो विंग के साथ अभी भी जा सकता है, लेकिन वो दिन में विंग के साथ जाना चाहता था। वो यहाँ के मौजूद सबसे ब्यूटीफुल पार्क में जाना चाहता था, जहाँ पे बैठ के वो विंग के साथ एन्जॉय करना चाहता था। लेकिन शायद अभी ये पॉसिबल नहीं है। वांग जी अपने फ़ोन को ओपन करता है, जहाँ पे जितने भी मैसेज थे सारे अनसीन थे। वांग जी थका-हारा फिर से विंग को मैसेज करता है, क्या मीटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? वांग जी अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख ही रहा था, तभी दूसरा सामने से मैसेज पॉपअप होता है। हाँ, ख़त्म हो चुका है, मुझे माफ़ कर देना। क्या तुम रेस्टोरेंट में जाके सीट बुक कर सकते हो? मैं सीधा रेस्टोरेंट आऊँगा। रेस्टोरेंट में पहुँचते ही मुझे रेस्टोरेंट का नाम भेज देना। और विंग की तरफ से ये मैसेज आते के साथ ही वांग जी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वो इतना ज़्यादा हड़बड़ा रहा था कि उसके जूस के कैन से जूस उसके पैंट में भी गिर चुका था। वो तुरंत ही कैन को रखता है, अपने पैंट को झाड़ते हुए अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है। मतलब विंग फ्री हो चुका है, मतलब आगे का टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ बिता सकता है। जो सोते के साथ ही उसके वो जो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया था, उसे बुरा लग रहा था कि वो विंग के साथ इतना टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसके साथ पार्क जाना चाहता था, उसके साथ एक वॉकिंग डेट करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी उनके पास टाइम है। वो लोग कैंडल लाइट डिनर के जा सकते हैं, उसके बाद वो लोग आइसक्रीम डेट के लिए जा सकता है। उसके बाद उनके पास अभी भी ऑप्शन है। ऐसा सोचते हुए वांग जी खुश हो जाता है और सामने से रिप्लाई करता है, ओके। उसके बाद वो तुरंत अपने बैग एंड कोट को लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है, उनके फेवरेट रेस्टोरेंट की तरफ। वहीं हमें दूसरी तरफ विंग दिखाया जाता है, जो अपनी अभी-अभी अपनी मीटिंग को ख़त्म करके अपने केबिन में आया था। वांग जी की तरफ से इतने सारे मैसेज देख के वो एक गहरा-सा साँस छोड़ता है। उसने सारे मैसेज रीड किए थे एंड उसे थोड़ा तो बुरा लग रहा था कि वांग जी कब से विंग के लिए वेट किया जा रहा है, कितने घंटों से वेट किया जा रहा है, लेकिन विंग क्या कर सकता है? बोर्ड मेंबर्स थे, वो उन्हें ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता है। ऊपर से उसका बॉस भी वहाँ पे बैठा हुआ था। वो ऐसे तो लापरवाही नहीं दिखा सकता। विंग अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में घुसाता है, अपने ब्लेज़र को लेता है, बैग को लेता है, वहाँ से निकलने वाला ही होता है कि तभी उसे अपनी गेट ओपन होने का आवाज़ सुनाई देता है। वहाँ से उसका बॉस अंदर आ गया था, जो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, "विंग, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो?" जो सुनते के साथ ही विंग थोड़ा-सा परेशान होके, लेकिन अपने एक्सप्रेशन को न्यूट्रल रखते हुए कहता है, "मतलब सर अभी।" तभी मिस्टर मार्टो, जो इस कंपनी का सीईओ है, वो विंग की केबिन के अंदर आते हुए कहता है, हाँ, जापानीज़ क्लाइंट का कॉल आया था। वो लोग उन लोगों के साथ कल मीटिंग फ़िक्स हुआ था, लेकिन उन लोगों को किसी रीज़न से कल अर्ली मॉर्निंग जापान के लिए निकल जाना पड़ेगा। इसी वजह से आज ही हमें उनके साथ मीटिंग करना पड़ेगा। अगर आप फ्री हो तो। तभी विंग नर्वसली अपने बॉस की तरफ देखते कहता, ठीक है, मैं फ्री हूँ, हम चल सकते हैं।" ये सुनते के साथ ही मिस्टर मार्टो एक एश्योरेंस स्माइल करते हुए विंग को थैंक यू बोलता है और विंग को बोलता है कि वो बाहर विंग के लिए कार में वेट करेगा। ऐसा कहते हुए वो पहले विंग की केबिन से निकल पड़ता है। विंग को समझ नहीं आता कि अभी उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे वांग जी को मना करना चाहिए? जो जापानीज़ क्लाइंट था, वो उनकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो लोग बहुत बहुत सारे पैसे विंग की कंपनी के में इन्वेस्ट करने वाले थे। इस वजह से अभी अगर वो मना कर देगा तो ये बहुत ज़्यादा रूड होगा। लेकिन वांग जी, वो भी विंग के लिए वेट कर रहा है। वांग जी को उसने वैसे भी इतनी देर तक वेट करवा दिया और अभी विंग को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से वो अपने फ़ोन को बाहर निकालता है एंड वांग जी को बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे थोड़ा और लेट हो जाएगा। प्लीज़ मेरे लिए वेट करना। यही लास्ट मैसेज था उसने वांग जी को किया था। उसके बाद अपने फ़ोन को पैंट के पॉकेट में रखते हुए वो कार की तरफ चला जाता है, जहाँ पे उसका बॉस मिस्टर मार्टो उसके लिए वेट कर रहा है। वो लोग कार पे बैठे हुए थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन बीइंग बार-बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वांग जी का बस ओके मैसेज आया था। वांग जी का बस ओके मैसेज, ये विंग के लिए थोड़ा अजीब था। नो स्टिकर, नो इमोजी। विंग शायद समझ पा रहा था कि वांग जी शायद थोड़ा-सा अपसेट है विंग से, था थोड़ा-सा गुस्सा है, लेकिन विंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मिस्टर मार्ट तो अपने लेग्स को फ़ोल्ड करे हुए कार पे बैठा हुआ था और उसकी नज़र कभी-कभार विंग की तरफ जा रहा था, जो बार-बार अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहा था। तभी वो अपनी गले को साफ करते हुए कहता है, "मिस्टर विंग, क्या आप बिज़ी हैं?" जो सुनने के साथ ही विंग अपनी फ़ोन की स्क्रीन को बंद करता है और अपनी सीईओ की तरफ देखते हुए कहता है, "आप नहीं बॉस, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आप बताइए, क्या कोई काम है?" तभी मिस्टर मार्टो एक अजीब-सी ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहता है, "मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि आपका भी पर्सनल टाइम है। मैं आपके
ऑफ़िस आवर्स के ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरा असिस्टेंट आज आया नहीं और आज बोर्ड मीटिंग में भी मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। तो मुझे लगा मुझे इस मीटिंग में आपको मेरे साथ ले जाना चाहिए। आई होप मैंने आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है। तो सुनते के साथ ही विंग एक पोलाइट स्माइल करता है और अपनी सीईओ की तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं सर, ये मेरा काम है और मैं आपके काम पे आ रहा हूँ, ये सोच के मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा कहते हुए वो अपनी गेज़ को अपनी सीईओ से हटाता है और बाहर देखने लगता है। एक्चुअल में विंग बहुत ज़्यादा अनॉय हो रहा था। हाँ, वो बिज़ी था, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वांगची के लिए डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वांगची उसके लिए वेट कर रहा है, उसका हस्बैंड उसके लिए वेट कर रहा है, लेकिन क्या करे, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वहीं हमें दूसरी तरफ लान वांगची को दिखाया जाता है जो जिसने ऑलरेडी टेबल बुक कर लिया था कैंडल लाइट डिनर के लिए। चारों तरफ कैंडल ऑलरेडी अरेंज हो चुका था और उसने हर चीज़ के लिए पे भी कर दिया था। वांगची अपने सीट में बैठा हुआ था और अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था जहाँ पे विंग का लास्ट मैसेज आया था कि उसे अभी भी टाइम रहेगा। वांगजी अपने मन ही मन सोचता है कि शायद विंग थोड़ा ज़्यादा ही बिजी है। हाँ, वो सीएफओ है कंपनी का, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो शायद ऐसे ही वांगजी की तरह निकल नहीं सकता, उसके काम है, उसे सारा काम फिनिश करना पड़ेगा, वो छुट्टी नहीं मार सकता। वांगजी भी इन सारी बातों को समझता है शायद। इसी वजह से वो किसी तरह अपने आप को समझाता है और अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए अपने चारों तरफ के नज़ारे को देखने लगता है। ये एक प्राइवेट रूम था, तो ये यहाँ पे अगर विंग होता तो उन दोनों को यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होता। वांगजी वहीं पे बैठा हुआ रूम के चारों तरफ देखने लगता है। वो वहाँ पे अकेला खाली बैठा हुआ था। तभी रेस्टोरेंट के स्टाफ एक-एक करके वांगी ने जितने भी खाना ऑर्डर किया था, सारे एक-एक करके प्लेट में वांगी के टेबल में रखने लगता है। तभी एक स्टाफ आगे आती है और वांग जी को बोलती है, क्या वो सर्व कर दें? लेकिन वांग जी मना कर देता है कि वो किसी के लिए वेट कर रहा है और उसके आने के बाद ही वो खाना खाएँगे। तो सुनते के साथ ही वो स्टाफ अपने से को बो करती है और वहाँ से चली जाती है। अभी वांग जी के सामने बहुत सारे खाना रखा हुआ था। सारे खाना उसका और विंग का फ़ेवरेट था। उसका तो फ़ेवरेट खाना था ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द खाना विंग का फ़ेवरेट था। विंग को स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द खाना स्पाइसी था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी। विंग अपने वांगजी अपने मन में ही सोचता है कि आज ये सारे खाना देखकर विंग पक्का बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो उस सनफ्लावर को भी विंग के चेयर पे रख देता है, जहाँ पे विंग आते के साथ ही वो तुरंत ही उस बुके को देख सके। वांगजी वहाँ पे पेशेंटली बैठा हुआ था, लेकिन बार-बार उसकी नज़र उसकी घड़ी की तरफ जा रहा था, जहाँ पे टाइम निकलता जा रहा था। 7 से 8 हो चुका था, 8 से 9 हो चुका था, लेकिन विंग का कोई अता-पता नहीं था। वांगजी फिर से विंग की फ़ोन पे कॉल करता है। कॉल रिंग होता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं मिलता वांगजी को। वांगजी फिर से विंग को एक मैसेज छोड़ता है, कहाँ पर हो तुम? मैं हमारा फ़ेवरेट रेस्टोरेंट B12 रूम में वेट कर रहा हूँ। मैंने प्राइवेट रूम बुक किया है, ताकि हम दोनों एक साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। वांगजी उस मैसेज को सेंड कर देता है, लेकिन फिर से दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। हाँ, फिर से 9 से 10, 10 से 11 और अभी साढ़े 11 हो चुके थे। लेकिन अभी भी विंग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। वांगजी ने इस 2 घंटे में विंग को पता नहीं कितनी बार कॉल कर लिया था, लेकिन विंग ने एक बार भी आंसर नहीं किया था। तभी बाहर से एक स्टाफ अंदर आती है एंड वांगजी की तरफ थोड़ी-सी ऑकवर्डली देखते हुए कहती है, "सर, क्या आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो अभी तक नहीं आए?" तो सुनते के साथ ही वांगजी अपने सिर को नामे लाते हुए ऑकवर्डली हँसते हुए कहता है, "हाँ, आई थिंक वो थोड़ा बिज़ी होगा। मुझे और थोड़ा टाइम दीजिए, वो जल्दी आ जाएँगे।" तभी वो स्टाफ थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील करते हुए कहते हैं, "एक्चुअली हमारा रेस्टोरेंट और आधे घंटे में बंद होने वाला है, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वो जल्दी आ जाए।" तो सुनते के साथ ही वांगजी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, वो जल्दी आ जाएँगे।" ऐसा कहते हुए अपने फ़ोन को फिर से निकाल लेता है एंड इस बार कॉल करते के साथ ही दूसरी तरफ से फाइनली आंसर होता है, जहाँ पे फाइनली उसे विंग की वॉइस सुनाई देती है। हेलो वांगची, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं अभी क्लाइंट के साथ हूँ एंड मुझे आने में और देर हो जाएगी। प्लीज़ तुम खाना खा के घर चले जाना। दूसरी तरफ वांगजी बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी तरफ से कोई रिप्लाई ना आता देख विंग फिर से कहता है, हेलो वांगची। तभी वांग दूसरी तरफ से कहता है, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम क्लाइंट को हैंडल करो। हम घर में मिलते हैं। ऐसा कहते हुए वो उस फ़ोन को कट कर देता है। वांगजी अभी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा था और उसके सामने वो सारा खाना पड़ा हुआ था, जिसको वांगजी ने हाथ भी नहीं लगाया था। वो सनफ्लावर अभी भी उसी चेयर पे पड़ा हुआ था और पूरा रूम सन्नाटा था। बहुत ज़्यादा सन्नाटा, इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि शायद ये सन्नाटा वांगजी के दिल में भी कहीं पसर चुका था। जो भी हो, वांगजी अपनी सीट से खड़ा होता है, अपने उस बैग को लेता है, अपनी कोट को हाथ में लेता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वो स्टाफ अंदर आते हुए कहती है, "सर, आप कहीं जा रहे हैं? क्या आपका डिनर हो चुका?" तभी वांगी अपने सिर को हाँ में हिलाते कहता है, "थैंक यू, अभी मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ़ करना, मैंने आप लोगों का इतना टाइम बर्बाद किया।" तो सुनने के साथ ही वो स्टाफ अपने सिर को ना में हिलाते कहते हैं, नहीं सर, कोई बात नहीं, ये तो हमारा ड्यूटी है। बट खाना तो अभी भी बहुत सारा है। क्या मैं इन सारे खाने को पैक कर दूँ?" तो सुनते के साथ ही वांगी अपने सिर को ना में हिलाते कहते हैं, नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, इस खाने को किसी को दे सकते हैं या फिर मैंने इसको जूठा नहीं किया है।
तो आप इसे रीहीट करके किसी को दे सकते हैं। ऐसा कहते वांग जी जाने वाला था, तभी वो स्टाफ वांग जी को रोकते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, हमें अलाउ नहीं है ऐसे खाने को किसी को देने का। अगर आप चाहें तो मैं इसे अभी-अभी तुरंत ही पैक करके दे सकता हूँ, आप प्लीज़ इसे घर ले जाइए। इतना सारा खाना सारा वेस्ट हो जाएगा। वांग जी को समझ आ रहा था कि वो कितना ऑकवर्ड फ़ील कर रही है, इसी वजह से वांग जी फाइनली अपने सिर को हाँ में हिला देती है। ये सुनते देखने के साथ ही वो स्टाफ अपने सिर को बो करती है और उन सारे खाने को पैक करने लगती है। कुछ ही मिनट के अंदर वो लोग सारे खाने को पैक कर देते हैं और वांग जी अपने सिर को बो करते हुए वहाँ से निकल जाती है। वो लोग फिर से वांग जी खाने के लिए बोलकर उस रेस्टोरेंट को क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे एंड क्लोजिंग टाइम हो चुकी थी। वांग जी के हाथ में अभी बहुत सारा खाना था और वो अपने एक हाथ में बैग को लेते हुए, अपनी कोट को अपने एक हाथ में रखते हुए और एक हाथ में सारे खाने को लेते हुए चलते जा रहा था। वो कार में पहुँचते के साथ ही वो सारा खाना बैक सीट में रखता है और उस कार को स्टार्ट करने ही वाला था, तभी उसे अपने ग्लास पे नॉकिंग का साउंड सुना। वो अपने गेट की तरफ देखता है, जहाँ पे उसे उसी रेस्टोरेंट की एक स्टाफ दिखता है, जिसके हाथ में कुछ था और वो वांग जी को इशारा कर रहा था। वांग जी अपने ग्लास को नीचे करता है, तो वो स्टाफ वांग जी को उस फ्लावर बुके को, उस सनफ्लावर बुके को देते हुए कहते हैं, सर आपने ये छोड़ के आ गए थे, इस वजह से मैं यहाँ आया था आपको देने। उस सनफ्लावर बुके को देखते हुए वांग जी उस बुके को ले लेता है और उस स्टाफ को थैंक यू बोल देता है। उस स्टाफ फिर से वांग जी को ग्रीट करता है और अंदर की तरफ चला जाता है। अभी वो वांग जी उस सनफ्लावर बुके को कंटिन्यूअसली देखे जा रहा था, जो थोड़ा-सा मुरझा-मुरझा सा दिख रहा था। शायद बहुत देर तक वांग जी के हाथ में ऐसे ही टहलते-टहलते वो इतनी मुरझा चुका था। अभी ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहे थे, लेकिन वांग जी अभी भी अपनी लिविंग रूम के काउच में बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर के रखा था और पता नहीं क्या कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। उसका शोल्डर बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। थका हुआ, वो क्यों इतना टायर्ड है? उसने तो पूरा दिन कुछ ख़ास काम भी नहीं किया। लेकिन कभी-कभार शायद जब हम किसी के लिए इंतज़ार करते हैं, तो वो बहुत भी ज़्यादा टायरिंग होता है। इतना ज़्यादा टायरिंग कि इतना ज़्यादा तो लोग काम करते हुए भी नहीं थकते। इतना ज़्यादा टायरिंग अभी वांगची दिख रहा था। तभी उसे अपने मेन डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देता है। डोर ओपन होते के साथ ही विंग डोर को लॉक करता है और अपने जूते को ओपन करने लगता है। लिविंग रूम कंप्लीटली अंधेरा था, तो विंग को लग रहा था शायद वांगजी सो चुका है। तो वो अपनी दबी हुई कदम के साथ अंदर आ रहा था। उसे ऐसा था कि शायद वो अगर शोर करेगा तो वांगजी जाग जाए। विंग बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इस वजह से वो दबी हुई कदमों के साथ अंदर आता है और लिविंग रूम का लाइट ऑफ करते के साथ ही उसे काउच में वांगजी बैठा हुआ देखता है, जो उसने अपने फेस को अपने हाथ में छुपाया हुआ था। वांगजी को ऐसा देखते के साथ ही विंग को एक गिल्ट फील होता है। उसका फेस पील हो जाता है और उसे पता नहीं क्या फ़ील हो रहा था। उसे शायद बुरा फ़ील हो रहा था, गिल्ट फ़ील हो रहा था और खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। लेकिन वांगजी वो अभी तक सोया नहीं। उसे तो बहुत देर पहले ही घर आ जाना चाहिए था, है ना? लेकिन अभी विंग के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि वो वांगजी पे कोई भी सवाल करे। इस वजह से वो धीरे से वांगजी के पास जाता है, अपनी बैग और कोट को काउच के ऊपर रखता है और अपने हाथ में एक छोटा-सा शॉपिंग बैग को उस टेबल के ऊपर रखते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे माफ़ कर देना। आज हमें जापानीज़ क्लाइंट के साथ डील करना पड़ा था। मिस्टर मार्टो ने मुझे बुलाया था और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। उनसे डील करते हुए इतना लेट हो गया कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए आ नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो वांगजी। ऐसा कहते हुए वांगजी की तरफ देखने लगा। उससे कोई रिएक्शन का उम्मीद कर रहा था, लेकिन वांगजी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। वो कुछ नहीं बोलता। विंग को समझ नहीं आता है। तभी विंग अपनी गले को साफ़ करता है और वांगजी की तरफ थोड़ा-सा झुकते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हम कल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल कंप्लीट दिन डे ऑफ रखूँगा। कोई भी हाफ डे भी नहीं, मैं कंप्लीट डे ऑफ रखूँगा और तुम्हारा भी डे ऑफ रखने की कोशिश करूँगा और हम एक साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करेंगे, ओके? आज बहुत रात हो चुकी है, आई थिंक हमें सो जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वांग जी जिसने अपने हाथों से अपने फेस को कवर करके रखा था, वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग ऑलरेडी मुड़ चुका था, लेकिन वांग जी के हाथ को पकड़ के साथ ही विंग फिर से वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी अभी विंग की तरफ देख रहा था। उसकी फेस देख के विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वांग जी अपसेट है, गुस्सा है, दुखी है, क्या है? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखते रहता है। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। हम इस बारे में कल बात करें। मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने बहुत ही टाइटली विंग के हाथ को पकड़ रखा था। तभी वांग जी अपनी जगह से उठता है और विंग के लेवल पे खड़ा हो जाता है। अभी वो और विंग दोनों एक दूसरे की आँखों में देख रहे थे। विंग वांग जी की आँखों में देख रहा था और वांग जी विंग की। विंग शायद वांग जी की फेस की तरफ देखते हुए उसकी माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहा था कि इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, ये क्या सोच रहा है। वही दूसरी तरफ वांग जी का एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल था, उसका आँखें बिल्कुल स्टिल था और वो बस विंग की आँखों को घूरे जा रहा था। विंग को समझ नहीं आता कि अब उसे कुछ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए।
वांग जी का रिएक्शन ऐसा क्यों है? तो विंग फिर भी अपनी वॉइस को काम रखते हुए कहता है, वांग जी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, हम कल इस बारे में बात करें। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की फेस में अपनी एक हाथ को रखते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल पूरा दिन डे ऑफ रखूँगा और हम पूरा दिन एक साथ बिताएंगे। ऐसा कहते हुए वो टायर्डली एक स्माइल करता है। शायद उसके अंदर स्माइल करने के लिए भी ताकत नहीं बची है, फिर भी वो टाइटली स्माइल करता है। वांग जी के हाथ को अपने हाथ से चढ़ाते हुए ऐसे जाने ही वाला था, तभी वांग जी पीछे से विंग को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। ये बहुत ही सडन था। विंग भी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। उसका बॉडी भी स्टिफ हो चुका था, लेकिन वांग जी के हाथ को अपनी बॉडी के चारों तरफ रैप होता हुआ देखकर वो खुद को रिलैक्स कर लेता है। वो शायद समझने की कोशिश कर रहा था कि वांग जी की एक्शन का मतलब क्या है, वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वांग जी को अभी शिकायत करना है? हाँ, वो कर सकता है। हाँ, विंग को अपनी गलती का रियलाइजेशन है। वो थका हुआ है, वो टायर्ड है, लेकिन अगर सच में वांग जी अभी विंग से बात करना चाहता है तो वो सुनने के लिए रेडी है। विंग एक गहरा सा सांस छोड़ता है और उसी तरह खड़ा रहता है। वांग जी ने अभी विंग को वैसे ही पकड़ के रखा था। तभी विंग को अपनी कंधे में कुछ वेट सा महसूस होता है। उसे फाइनली वांग जी गहरी गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे रियलाइज़ होता है कि शायद शायद वांग जी रो रहा है। क्या सच में वांग जी रो रहा है? विंग तुरंत ही पलटता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी की आंखों से अभी आंसू बहने लगे थे। वांग जी अपने सिर को नीचे करा हुआ था। ये सब देखते के साथ ही विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को पकड़ता है और वांग जी की आंखों के आंसुओं को पोंछने लगता है। आई एम सॉरी वांग जी, मुझे मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मेरी गलती है। मुझे मुझे तुम्हारा दिल ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे पता है आज हमारी एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी है और मुझे इस तरीके से तुम्हें दुखाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास इतना सारा काम था, मैं किसी तरीके से खुद को फ्री नहीं कर पा रहा था। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना कि मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ वांग जी, तुम इतना अपसेट मत हो प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी वांग जी को विंग के सामने रोते हुए तो कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग की तरफ देखने लगता है। उसकी आँखों में अभी भी आँसू भरे हुए थे और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, आई एम सो सॉरी। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तुम्हें इस 1 सालों में कैसा फ़ील होता था। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। उसकी आँखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो विंग की तरफ देख रहा था। उसकी वॉइस टूट रही थी, जैसे कि वो अभी बुरी तरीके से रो पड़ेगा। वांग जी की ये बात सुनते के साथ ही विंग जो भी घबरा रहा था वो बिल्कुल शांत हो जाता है और वो शांति से वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी विंग के हाथ को बहुत ही टाइटली स्क्वीज़ करते हुए कहता है, मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने तुम्हारा दिल कितना ज़्यादा दुखाया है। शादी के बाद से तुम हमेशा मेरी क्लोज़ रहना चाहते थे, मेरे साथ बात करना चाहते थे, मेरे दिन के बारे में जानना चाहते थे। सुबह मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाते थे, मेरे साथ खाना खाने का इंतज़ार करते थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कंपनी नहीं दिया। मैं हमेशा काम में बिज़ी रहता था और तुम्हारे फीलिंग्स को इग्नोर करते रहता था। जब तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहते थे, मैं हमेशा तुम्हारे ऑफ़र को इग्नोर कर देता था। जब तुम मेरे लिए डिनर टेबल पे वेट करते थे, तो मैं हमेशा लेट आता था। इवन कि जब तुमने मेरे बर्थडे में मेरे लिए स्पेशल केक बनाया था, मेरे लिए एक छोटा-सा सरप्राइज़ रेडी किया था। तुम चाहते थे कि बस हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और मेरे बर्थडे को बहुत ही स्पेशल करके सेलिब्रेट करें। उस समय भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैं अपने मीटिंग्स, क्लाइंट, काम इनमें ही बिज़ी रहा और कभी तुम्हारा फीलिंग्स का कदर नहीं किया। लेकिन इस 1 महीने में मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें कैसा फ़ील हुआ। पूरे टाइम तुमने कैसा फ़ील किया, जब मैंने तुम्हें इग्नोर किया, जब मैंने तुम्हारी डेट को रिजेक्ट कर दिया, जब मैंने तुम्हें घंटों के बाद घंटों इंतज़ार करवाया। मैंने तो बस 1 से 2 दिन तुम्हारे लिए इंतज़ार किए, लेकिन तुमने तो पता नहीं इन पूरे सालों में कितनी बार, कितने दिन, कितने घंटे मेरे लिए इंतज़ार किए। लेकिन लेकिन मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे बिहेवियर से। जब तुम मेरे सामने कंप्लेन करते थे कि क्यों मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ। क्या मुझे तुमसे प्यार नहीं है? तुम मेरे साथ रहना चाहते थे, मुझे हग करना चाहते थे, मुझे किस करना चाहते थे और बाकी 4 कपल की तरह मेरे साथ रहना चाहते थे। उस टाइम पे मैं अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था और मैं अपने काम में, अपने में इतना ज़्यादा बिज़ी था कि मैं खुद भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि मैं तुम्हें, अपने पार्टनर को कितना ज़्यादा हर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू विक, मुझे आज रियलाइज़ करवाने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा गलत था और मैंने तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा गलत किया। शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का मुझे छोड़ के जा चुका होता, लेकिन ये शायद तुम थे, इसी वजह से तुम मेरे साथ रहे। तुमने मुझे छोड़ने की बजाय मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं कितना ज़्यादा गलत था, मैं तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा गलत कर रहा था। पता नहीं कितनी रातें मैंने इस तरीके से तुम्हें रुलाया था और शायद तुमने तो मेरे सामने आके एक बार कंप्लेन तक नहीं किया।
कि तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं बताते कि बस एक बार क्या मैं तुम्हारी तरह बन सकता हूँ? क्या एक बार ये लान वांगजी विंग की तरह बस विंग को प्रायोरिटी दे सकता है, उसके लिए डेट प्लान्स कर सकता है, बस उस पर फोकस कर सकता है। विंग को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, विंग को कौन सी चीज़ें हर्ट करती है, क्या एक बार वो इस सारी चीज़ों के बारे में सोच सकता है? क्या विंग के लिए थोड़ा इंतज़ार कर सकता है? क्या वो उसके लिए डिनर प्लान कर सकता है? क्या वो उसके लिए अपने मीटिंग्स कैंसिल कर सकता है? क्या उसके लिए अपने हाफ डे रख सकता है? क्या बस एक बार के लिए विंग वांगजी का प्रायोरिटी बन सकता है? आई नो विंग, मैंने इतने दिनों में, इन पूरे 1 सालों में तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे बस एक और चांस दे सकते हो? एक लास्ट चांस। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इसके बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी जानबूझ के तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी वैल्यू, टाइम का वैल्यू देना सीखूंगा, तुम्हारी सेक्रीफाइस को देखना सीखूंगा, तुम्हारे एफर्ट्स को वैल्यू देना सीखूंगा। बस बस एक बार भी मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद से कभी कभी भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। बस बस लास्ट एक बार। ऐसे कहते हुए वो विंग की दोनों हाथों को पकड़ लेता है और विंग के हाथों के नकल्स में किस कर लेता है। विंग अभी वांगजी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। लाइक वो अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी वांगजी की तरफ अपनी उसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखे जा रहा था। वांगजी अभी विंग की तरफ देखता है। वो शायद ये कंफर्म करना चाह रहा हो कि सच में विंग मान गया है, लेकिन विंग की एक्सप्रेशन से वांगजी को कुछ समझ नहीं आता। हाँ, शायद विंग वांगजी को फिर कभी माफ़ नहीं कर सकता। क्या इतना ज़्यादा वांगजी ने विंग का दिल दुखा दिया है? वांगजी अपने सिर को नीचे कर लेता है। तभी विंग एक क्विक से स्माइल करता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू। तो मुझे कहना चाहिए कि जब मैंने तुम्हें बोला था कि बस एक बार विंग बन के देखो, तो तुमने मेरी बात सुन ली थी। हाँ, तुम्हें चाइल्डिश तो लगा था, लेकिन बस एक बार के लिए ही सही तुमने मेरी बात सुनी। तो बस एक बार के लिए ही सही तुम्हें रियलाइज़ तो हुआ कि मुझे कैसा फील होता है। यही मेरे लिए बहुत है। और सेकंड चांस, सच बोलूँ तो मैं तुम्हें खुद नहीं छोड़ सकता। चाहे तुम मुझे कितना भी क्यों ना हर्ट कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इतना ज़्यादा कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो शायद मैं बहुत अकेला हो जाऊँगा, और शायद मैं खुद को उस सिचुएशन में अभी तक नहीं देख सकता। इसी वजह से अगर तुम नेक्स्ट टाइम मुझे हर्ट भी करते हो, फिर भी मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, बहुत वैल्यूएबल। और तुम्हें छोड़ना मतलब मुझे तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं, मैं खुद को तकलीफ़ दूंगा, और मैं खुद को और तकलीफ़ नहीं दे सकता। मैं शायद खुद को और तकलीफ़ में नहीं देख सकता। इसी वजह से मैं खुद को इस सारी चीज़ों का आदी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ऐसा कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखने लगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ ये प्रिटेंड करते हुए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे एफर्ट से। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ तुम्हें इग्नोर करते हुए, काम में बिजी होते हुए। मैं ये विंग नहीं हूँ। चलो इस गेम को ख़त्म करते हैं। फिर से तुम मेरे वही पुराने लान वांगजी बन जाओ, मेरे रोमियो, और मैं तुम्हारा पुराना विंग, जो पूरा दिन तुम्हें परेशान करता रहता है, क्लमसी, तुम्हारे साथ हमेशा चिपक के रहता है और बस उटपटांग हरकतें करता रहता है तुम्हारी अटेंशन के लिए। ऐसा कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी तभी अपने सिर को बहुत ज़ोर ज़ोर से शेक करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, कभी नहीं। नेक्स्ट टाइम ये कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा। मैं फिर से कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं कभी तुम्हें ऐसा फील नहीं कराऊँगा कि तुम मेरे लिए बर्डन हो, तुम अनॉय करते हो। तुम मेरे लिए वो बहुत ही प्रेशियस इंसान हो विंग, जिसे मैं शायद संभाल के रखना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें इसके बाद कभी हर्ट नहीं करूँगा, कभी नहीं। ऐसा कहते हुए वो विंग की फोrehead पे किस करता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग भी अपने हाथ को वांगजी की चारों तरफ रैप कर लेता है और वांगजी के बाहों में बहुत ही सुकून का सांस छोड़ता है। वो बहुत थक चुका है, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो चाहता तो था कि वांगजी को रियलाइज़ हो कि विंग को कैसा फील होता है, वांगजी विंग के साथ क्या क्या करता है, लेकिन वो वांगजी को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो वांगजी को हर्ट नहीं देख सकता था, और उससे भी ज़्यादा वो थक चुका है वांगजी को इग्नोर करते हुए। नहीं, ये विंग नहीं है। और इसी वजह से अब ये वक्त आ चुका है कि वो लोग अपने इस स्विच कैरेक्टर गेम को बंद करते हैं और अपनी लाइफ को फिर से जैसा था वैसा जीने लगे। शायद पहले जैसा था वैसा उनका लाइफ नहीं रहेगा, अभी शायद कुछ सुधरेगा, शायद वांगजी सुधरेगा। वो अपनी पुराने जितनी भी गंदी आदतें थी उन सारी चीज़ों से निकलेगा, अपने काम के बाहर अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देना सीखेगा, अपने विंग को प्रायोरिटी देना सीखेगा, और उसके टाइम के
उसके एफ़र्ट की इज़्ज़त करना सीखेगा और अपनी लाइफ़ को फिर से नई तरीके से जीना सीखेगा। शायद वांग जी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा विंग की तरह उसके रोमांटिक नेचर को शो करना, लेकिन वांग जी पूरी कोशिश करेगा अपना एफ़र्ट डालने का। हाँ, वो एंटी रोमांटिक है, लेकिन विंग के लिए वो खुद को बदलने का पूरा कोशिश करेगा। सो है एवरीवन, आई होप आपको ये छोटा सा फैन फिक्शन ऑफ माय जूलियट पसंद आया होगा। फैन फिक्शन जैसा भी लगा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओह! वेट, मैं तो भूल ही गई थी। एक्चुअल में ये टॉपिक मुझे रत्ना दी ने दिया था, जिसका चैनल का नाम है गोल्डन एरा फैन फिक्शन। सो आई होप रत्ना दी आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लगा और मैं आपकी एक्सपेक्टेशन में खरी उतर पाई। तो पक्का बताना सुन के कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा, ओके?